Good morning students. Today we will continue chapter 2 of civics for class 10th and chapter name is Federalism. In the last video we have discussed about union list, state list, concurrent list and residuary list. In this video we will discuss about India as a holding together federation. We know that India is a holding together federation. It means फ्रॉम द सेंटर द पावर कम्स टू द स्टेट। जैसा कि हमने देखा कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर जो सेंटर होता है वो पावरफुल होता है और सेंटर से ही पावर जो है वो स्टेट्स की तरफ जाती है। तो इसमें एक बात और भी स्पेसिफाई है कि सेंटर जो है वो अनइक्वल पावर जो है वो स्टेट को दे सकता है, यानी कि अगर कोई स्टेट लगता है कि वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है तो उन स्टेट्स को स्पेशल पावर्स भी दे दी जाती हैं। सेकंड पार्ट है यूनियन टेरिटरी यानी कि यूटी, दोज ज्योग्राफिकल एरिया विच आर टू स्मॉल टू डिक्लेयर एज अ स्टेट एज वेल एज दे डू नॉट मर्ज विद अदर स्टेट्स ऑल्सो। यूनियन टेरिटरी एक तरह का एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो एक स्टेट के हिसाब से यानी कि एक राज्य के हिसाब से काफ़ी छोटा होता है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं होता कि उसे एक दूसरे स्टेट के अंदर मर्ज कर दिया जाए। और कई बार उनका कल्चर जो होता है वो दूसरे स्टेट से काफ़ी अलग भी होता है, इसीलिए उन्हें यूटी बना दिया जाता है, तो उन्हें हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। दिस टेरिटरी डू नॉट हैव द पावर ऑफ स्टेट। इन टेरिटरी के पास स्टेट्स की पावर नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्पेशल पावर से इन एरिया को चलाने का काम करती है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे जो बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है वो है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट का। दिस अरेंजमेंट कैन नॉट बी चेंज ईजिली। इस अरेंजमेंट को बहुत जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। जब भी हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में या बेसिक जो भी हमारे स्ट्रक्चर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंदर कोई भी चेंज करने होते हैं तो वो दोनों ही हाउसेस के अंदर यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही हाउसेस में एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी से उनका पास होना बहुत ज़रूरी है। देन इट हैज़ टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेटर ऑफ स्टेट ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट। इसके साथ साथ लेजिस्लेचर को पास करने के लिए कम से कम आधे स्टेट के द्वारा उसे रेटिफाई करना ज़रूरी होता है। उसके बाद ही किसी भी बिल को लॉ बनाया जा सकता है। जुडिशरी टेक्स डिसीजन इन केस ऑफ डिस्प्यूट। जब भी कोई वाद विवाद की सिचुएशन होती है तो उस समय पर जुडिशरी जो है उसे डिसीजन लेने का अधिकार होता है। अब नेक्स्ट है हाउ इज फेडरेशन प्रैक्टिस लिंग्विस्टिक स्टेट, यानी कि भाषाई राज्यों के अंदर फेडरलिज्म किस तरह से काम करता है। तो फेडरलिज्म एंड सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो संघवाद और एक सफल संघवाद दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म यानी कि अगर हम कहें कि सफल संघवाद हम लोग किसे कहते हैं, वो किस पर डिपेंड करता है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे डिपेंड करता है। उस देश के अंदर किस तरह की लोकतांत्रिक राजनीति होती है उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमने देखा था फर्स्ट लेसन में पावर शेयरिंग के अंदर कि श्रीलंका और बेल्जियम दोनों में ही पावर शेयरिंग की गई थी। श्रीलंका की पावर शेयरिंग को या श्रीलंका के अगर अंदर हम फेडरलिज्म की बात कहें तो वो एक फेडरलिज्म था, लेकिन सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म हमें बेल्जियम में देखने को मिला, क्योंकि वहाँ शक्तियों को या पावर्स को सही ढंग से बांटा गया था, सेंटर में भी, स्टेट में भी और कम्युनिटी गवर्नमेंट के अंदर भी। तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पीपल स्पीकिंग सम लैंग्वेज। कुछ लोग जो हैं कुछ लैंग्वेज बोलते हैं, लीव द सेम स्टेट, और उसी स्टेट में वो लोग रहते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को बोलने वाले लोग स्पेसिफिक किस में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं। तो इस तरह से इस आधार पर जब लोगों की बसाव को किया जाता है, सेटलमेंट को बनाया जाता है, तो वो लिंग्विस्टिक स्टेट कहलाते हैं। हमारे भारत के अंदर अगर हम बात करें, जैसे महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले लोग रह रहे हैं, गुजरात में गुजराती बोलने वाले लोग रह रहे हैं, तमिलनाडु में तमिल बोलने वाले लोग रहते हैं। तो इस तरह से
पीपल यानी कि लोग जो जिस लैंग्वेज को बोलते हैं तो वो उसी एक सेम स्टेट के अंदर रह रहे हैं। अब नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक स्टेट यानी कि भाषाई राज्य कैसे बने। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 1949 टू 2020। आज भी अगर हम लोग बात करें तो स्टेट्स का इवोल्यूशन जो है विकास होना जारी है। 1949 से स्टार्ट हो गया था और आज 2020 हो गया है। जब भी कोई ना कोई नया स्टेट जो है वो अगर भाषा के आधार पर निकल के आता है तो उसको फिर अलग कर दिया जाता है। क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज लिंग्विस्टिक स्टेट। जब किसी स्टेट को यानी कि राज्य को भाषा के आधार पर बसाने की बात की जाती है उसे लिंग्विस्टिक स्टेट बोलते हैं। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत जब आज़ाद भी नहीं हुआ था उस समय से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात बिल्कुल साफ कही थी कि राज्यों का जो बंटवारा है या राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर होगा। तो स्टार्टिंग में तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो इस बात को नहीं मान रही थी। तो लगभग 1947 में हम लोग आज़ाद हो गए थे और उस समय से 1952 तक जो है एक बार भी चुनाव नहीं हुए थे। तो चुनाव ख़त्म होने के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनाने की बात जो है वो जोर पकड़ने लगी और सबसे पहले आंध्र प्रदेश के लोग इसके लिए आगे आए। आंध्र प्रदेश में एक सुधारक थे, श्री पोटी मालू नाम था उनका। तो वो क्या करते हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए और आमरण अनशन पर बैठने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उस वे में वहाँ आंध्र प्रदेश में दंगे भड़क गए। तो वहाँ पर पहली बार तेलुगु लैंग्वेज बोलने के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था 1953 में। उसके बाद और राज्यों के अंदर भी भाषा के आधार पर खुद की पहचान बनाने के लिए क्या होने लगी, मतलब कि बातें होने लगी। तो 1956 से जो है वो काम को शुरू कर दिया गया और 14 राज्य और 6 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी को बनाया गया। तो पहले तो लीडर्स जो हैं इस बात के लिए घबरा रहे थे। लीडर्स फियर दैट इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन। उनको लग रहा था कि जो राज्य को हम लोग अलग अलग गठन कर रहे हैं कहीं उससे हमारे देश की अखंडता को खतरा ना हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो रिस्ट्रिक्टेड फॉर सम टाइम। और यही कारण है कि कुछ समय तक सेंट्रल गवर्नमेंट इससे भागती रही, यानी कि शुरू में भाषा के आधार पर स्टेट्स को बनाया ही नहीं। लेकिन जैसे ही वो स्टेट्स को बनाने में कामयाब हो गई तो एक बात समझ सामने आ गई। बट एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट, लेकिन जब बाद में जो भाषा के आधार पर स्टेट बने उससे ये बात समझ में आ गई कि जो लिंग्विस्टिक स्टेट हैं उसके कारण जो यूनिटी है वो भी बनी रहती है और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो और भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसमें हम लोग एक बात का ध्यान देंगे कि आज हमने लिंग्विस्टिक स्टेट के बारे में पढ़ा है। यहाँ तक आप लोग अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लें और आगे हम लोग हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस उसको पढ़ेंगे। उसके अंदर लैंग्वेज पॉलिसी को भी पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।